नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। मेहमानों से आपको आज सबसे पहले मिलवा दें। आज हमारी मेहमान हैं आरती टीकू सिंह जी। आरती जी, बहुत स्वागत है आपका। समीर चौगानकर साहब स्टूडियो में हमारे साथ हैं। समीर जी, आपका बहुत स्वागत है। और हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर हमारे साथ मौजूद हैं। देवेंद्र, आपका ही स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार आज मध्य प्रदेश के कैंपेन में हैं और प्रधानमंत्री करप्शन को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस पार्टी को लगातार घेर रहे हैं। खासकर छत्तीसगढ़ का जो महादेव सट्टेबाजी का मामला हुआ है, उसको लेकर प्रधानमंत्री ने एक नई बात कही। कहा कि गूगल पर जाकर आप 508 करोड़ केवल 508 करोड़ डालिए और देखिए कि उसका जवाब क्या आता है गूगल की तरफ से। और ये बात सही है कि अगर आप गूगल पर डालेंगे तो महादेव बेटिंग ऐप, ये पूरा प्रकरण जो है निकल करके आ जाएगा। प्रधानमंत्री ने आज इसकी बात कही। हमने आपको बताया था कैसे प्रधानमंत्री खास तौर पर छत्तीसगढ़ के चुनाव को लेकर के बहुत कॉन्फिडेंट साउंड कर रहे थे। कल की रैलियों में उन्होंने ये बात कही। और आज मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, सभी चुनावी राज्यों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार अपनी पार्टी की जीत की भविष्यवाणी भी कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को कैसे घेर रहे हैं, आइए पहले वो देखते हैं। एमपी में आज भी भाजपा है। 3 दिसंबर के नतीजों के बाद भी भाजपा सरकार ही है। इनके तो भ्रष्टाचार के पाप ही इतने हैं कि उनको चिंता रहती है। 2 कांग्रेस वाले चर्चा कर रहे थे। वो कहते हैं, यार इस चुनाव में लक काम करेगा कि नहीं करेगा। लक की चर्चा करते हैं। तो दूसरे कांग्रेस ने कहा, अरे लक को मारी गोली, ये मोदी कहीं लॉकर खोल देगा ना, तो लेने के देने पड़ जाएंगे। आज ये सब जो चोराट कंपनियां हैं ना, उनको डर है कि मोदी कहीं लॉकर न खोल दे और हमारे लक को ही ताला न लगा दे। आपने देखा होगा पहले जो 2 गाली देते थे वो 20 गाली दे रहे हैं। जो पहले 5 गाली देते थे वो आज मोदी को 50 गाली दे रहे हैं। ये गालियां मैं खाता हूं आपके लिए, ये नफरत मैं झेलता हूं आपके लिए, क्योंकि आप सर उठा करके जिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए आगे बढ़े। इसलिए गालियां मोदी खा रहा है, ये नफरत मोदी झेल रहा है। और ये मोदी को गालियां क्यों देते हैं? ये मोदी को नफरत क्यों करते हैं? ये मोदी को बदनाम क्यों करते हैं? क्योंकि मोदी ने इन लोगों के भ्रष्टाचार पर, बड़े बड़े घोटालों पर रोक लगा दी। उनकी कटकी बंद हो गई, मलाई मिलती नहीं है। कांग्रेस पार्टी पर भ्रष्टाचार को लेकर प्रधानमंत्री के हमले आपने सुने। आज प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में नाम तो किसी का नहीं लिया, लेकिन एक जगह उन्होंने बातों बातों में महामूर्ख शब्द का इस्तेमाल किया। आपको सुनाते हैं प्रधानमंत्री क्या बात कर रहे थे, किसकी ओर इशारा कर रहे थे, क्या कहना चाह रहे थे। मैंने सुना कल एक महाज्ञानी कांग्रेस के कह रहे थे कि भारत के पास, यहां के सब लोगों के पास मेड इन चाइना मोबाइल फोन होता है। एक महाज्ञानी कांग्रेस के कह रहे थे कि आप सबके पास मेड इन चाइना मोबाइल फोन होता है। अरे मूर्खों के सरदार, किस दुनिया में रहते हैं ये लोग? कांग्रेस के नेताओं को अपने देश की उपलब्धियां न देखने की मानसिक बीमारी हो गई है। पता नहीं विदेश के वो कौन से चश्मे पहने हैं कि उनको देश की स्थिति का पता ही नहीं दिखता है। आज भारत दुनिया में सच्चाई क्या है? आज भारत दुनिया में मोबाइल फोन का दूसरा सबसे बड़ा निर्माता है।
अब प्रधानमंत्री ने महाज्ञानी भी कहा, साथ साथ मूर्खों के सरदार शब्द का भी इस्तेमाल किया। और ये बात उन्होंने महाज्ञानी कहकर के कल परसों में भी तो कही थी। आरती जी, आज प्रधानमंत्री जो है उन्होंने कुछ बातें खुलकर नहीं कही, लेकिन इशारा हम सब समझ रहे हैं वो किसके लिए कहना चाह रहे थे। क्या कहेंगे आप? महाज्ञानी भी, मूर्खों के सरदार भी, दोनों बातें कही हैं। देखिए, एक तो जो राहुल गांधी जी का हमेशा ये लगा रहता है कि अपने आप को सबसे बड़ा इंटेलेक्चुअल दर्शाने की कोशिश में लगे रहते हैं, अपने आप को एक साइंटिस्ट भी की तरह भी देखते हैं, एज इफ़ कि उनको फिज़िक्स भी सब पूरी तरह से समझ आ रही हो, उनको एस्ट्रोनॉमी भी समझ आ रही हो, और उनको पूरा दुनिया का जो ज्ञान है, फ़िलॉसफी और सोशल साइंसेस का भी ज्ञान हो। लेकिन साथ ही साथ जब वो अपना मुंह खोलते हैं पॉलिटिक्स पर, जब राजनीति की बात आती है, तो उस वक्त राहुल गांधी एक्सपोज हो जाते हैं, उनकी इमेच्योरिटी सामने आ जाती है। वो जो किसी भी तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं, उससे ये साबित होता है कि राहुल गांधी मिसफिट है राजनीति में। तो प्रधानमंत्री ने जो शब्द इस्तेमाल किए हैं, सारी जनता ये जानती है कि ये राहुल गांधी की तरफ इशारा है और किसी और की तरफ नहीं। और इसमें एक सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रधानमंत्री कांग्रेस को एक नेशनल लेवल पे हर जगह कन्फ्रंट कर रहे हैं, अटैक कर रहे हैं, जबकि ये स्टेट असेंबली इलेक्शंस है। तो ये बहुत अच्छा टैक्टिक है, क्योंकि प्रधानमंत्री पूरे देश के लीडर है, और वो उसी सतर पे लगातार ऑपोजिशन को, इंडी अलायंस को, कांग्रेस पार्टी को खासकर अटैक करे। ये एक अच्छा टैक्टिक है, ये इस्तेमाल किया जा सकता है सिर्फ प्रधानमंत्री से, और इसका मुझे लगता है कि बहुत फ़ायदा होगा। जहाँ जहाँ स्टेट असेंबली इलेक्शंस है, 5 विधानसभाओं के इलेक्शंस है, और हर जगह मुझे लगता है कि कांग्रेस को इसकी वजह से नुकसान होगा। देवेंद्र, प्रधानमंत्री के आज की भाषण पर खास तौर पर जो शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए हैं, क्या कहेंगे? और उसकी सबसे बड़ी वजह सौरभ ये समझ सकते हैं कि क्योंकि वो फैक्चुअली इतना इनकरेक्ट था वो आरोप कि भारत में मेड इन चाइना फ़ोन ही सभी लोग इस्तेमाल करते हैं, तो उस फ्रस्ट्रेशन या उस बौखलाहट में कि आप फैक्चुअली इतना इनकरेक्ट कैसे हो सकते हैं। जैसे फ़ोन बनाने वाली कई नामी कंपनियों की आप बात करें, तो जैसे सैमसंग की ही बात कर लें, नोएडा में दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग सेटअप सैमसंग ने नोएडा में स्थापित किया है। और ऐसे कितनी सारी कंपनियां ऑलरेडी इस्टेब्लिश कर चुकी हैं। जिन कंपनियों ने यहाँ पे अभी तक अपना सेटअप नहीं लगाया है, वो लगातार इस प्रोसेस में है कि यहाँ पे सेटअप लगाना चाहती हैं। और भारत दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंट्री बन चुका है। और उस कंडीशन में अगर आप इस बात को कहें, तो समझा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कितनी खींच हुई होगी कि भले ही शुरुआत उन्होंने इस बात से की कि महाज्ञानी है, लेकिन बाद में वो खींच निकल गई दूसरे शब्दों के सहारे। और कुल मिलाकर प्रधानमंत्री मोदी जो दूसरी बात कह रहे हैं सौरभ, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, लोगों को ज़्यादा समझ में आने वाली है कि अगर देश कोई उपलब्धि हासिल करता है, और चाहे देश के सिर्फ इंडस्ट्री के सेक्टर में ही नहीं, कोई भी उपलब्धि आपकी हो, जैसे सेना ने कोई बड़ा काम किया, मान लीजिए सर्जिकल स्ट्राइक किया, उस पर भी आप सवाल खड़े कर देंगे। इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो रहा है, उस पर भी आप सवाल खड़े कर देंगे। दुनिया में आपके डिप्लोमेसी की चर्चा हो रही है, उस पर भी आप सवाल खड़े कर देंगे। तो ये एक बड़ी समस्या ज़रूर है कांग्रेस पार्टी के लिए राजनीतिक तौर पर, कि इस नैरेटिव को जनता के बीच न जाने वो किस सोच के तहत लेके जाना चाहते हैं कि अपने देश की उपलब्धियों पे भी अगर आप सवाल खड़े करें, और सवाल ऐसे जो कि फैक्चुअली इनकरेक्ट हो, वो ज़्यादा चिंता की बात है कांग्रेस पार्टी के लिए। समीर जी, वैसे हालांकि अब ये आज प्रधानमंत्री ने कहा है अभी सभा में, तो इसका पलटवार आता होगा कांग्रेस पार्टी की तरफ से। देखिए, मुझे लग रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 के बाद से लगातार भारतीय जनता पार्टी के जितने भी विधानसभा चुनाव हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टार प्रचार रहे और सभी जगह बड़ी रैलियां करते रहे। अभी अब आप देख रहे हो 5 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं, तो हालांकि मिजोरम प्रधानमंत्री नहीं गए, बाकी 4 राज्यों में प्रधानमंत्री मोदी की आप रैलियां देखेंगे तो लगातार सबसे बड़े स्टार प्रचारक वही है, और भारतीय जनता पार्टी का चेहरा भी वही है। भले ही भारतीय जनता पार्टी कहते हैं कि कमल का चिन्ह हमारा चेहरा है, लेकिन मोदी के नाम पर पूरा चुनाव लड़ा जा रहा है। और जब एक दिन के अंदर 3-3 रैलियां अगर प्रधानमंत्री करेंगे, तो मुझे लग रहा है कि कई बार इस बात की संभावना बन जाती है कि ऐसे शब्द का इस्तेमाल हो जाता है कि जिस शब्द का इस्तेमाल एक प्रधानमंत्री को करने से बचना चाहिए, खासतौर से नरेंद्र मोदी को। नरेंद्र मोदी बहुत अच्छे वक्ता है, बहुत बढ़िया बोलते हैं। कांग्रेस को अगर वो घेरना चाहते तो उनके पास घेरने के कई तरीके भी है, बहुत व्यंग्यात्मक तरीके से भी घेर सकते थे। मुझे लग रहा है कि लगातार प्रचार अभियान करने के बाद हो सकता है कि 1-2 रैली में इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल हो जाए, लेकिन यह भी सही है कि कांग्रेस इस बात को समझ नहीं पाते कि उन्हें कब कहाँ कैसे बोलना है। राहुल गांधी जिस तरीके से भाषण देते हैं या जिस तरीके से प्रचार अभियान करते हैं, उसके अंदर वो
अपनी पार्टी के लिए समस्या ज़्यादा खड़ी करते हैं। पार्टी का प्रचार अभियान तो दूर रहता है, पार्टी के लिए समस्या ज़्यादा खड़ी होती है। और यही कारण रहा है कि मध्य प्रदेश में ज़्यादातर जगह उनके लिए प्रचार के लिए नेता नहीं बुला रहे। दिग्विजय सिंह के बेटे ने राजगढ़ में मना कर दिया राहुल गांधी की रैली कराने के लिए। अभी राजस्थान में देखिए राहुल गांधी प्रचार करने अभी तक नहीं गए, जबकि 25 तारीख को वोटिंग है। तो शायद वहाँ गहलोत के साथ उनका कुछ अनबन चल रही, जिसके कारण प्रचार करने नहीं जा रहे। तो ज़्यादातर जगह राहुल गांधी का प्रचार करने से पार्टी के नेता बचते हैं। उसकी तुलना में प्रियंका गांधी को बुला लेते हैं प्रचार अभियान करने के लिए। लेकिन प्रियंका और राहुल में भी बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है राजनीतिक रूप से देखा जाए तो दोनों के भाषणों में। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी को इस तरह के शब्दों से बचना चाहिए था। जी अभी राहुल गांधी भी लगातार प्रचार में है। अब इतनी बात प्रधानमंत्री के बयान पर हुई है, राहुल गांधी ने क्या कहा है वो भी आपको दिखाते हैं। पूरा मध्य प्रदेश जानता है। और देखिए, शिवराज जी का काम देखना है तो मैं आपको दिखाता हूं। यहां पे बेरोजगार युवा जो हैं, हाथ उठा के दिखा दो। ये देखो, लाइन लग गई। तो यहां पे मध्य प्रदेश में आप किसी भी युवा से पूछो क्या करते हो, यह जवाब मिलता है, कुछ नहीं करते। मोदी जी अपने भाषण में, हर भाषण में कहते हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं, कहते हैं यहां हमने 500 कारखाने खोले हैं। एक दिखा दो मुझे जो कारखाना खोला हो नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह जी ने, शिवराज चौहान जी ने। मैं देखना चाहता हूं कहां है ये कारखाना। एक भी नहीं है। तो देखिए, हम बीजेपी से लड़ते हैं। कर्नाटक में हमने इनको मार के भगाया है, हिमाचल प्रदेश में मार के भगाया है, नफरत के साथ नहीं। देखो, हम नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलते हैं। हम अहिंसा के सिपाही हैं, हम मारते नहीं हैं। मगर मध्य प्रदेश में प्यार से मारकर हमने इनको भगाया। मारा भी है, लेकिन प्यार से मारा है। वो पहले बोल गए कि हमने मार के भगाया, फिर उनको लगा कि नहीं, हम तो मोहब्बत की दुकान वाले हैं, हम कैसे मारेंगे, तो उन्होंने उसको करेक्ट किया। तो जिस तरह की, वही मैंने कहा कि जिस तरह की भाषा और जिस तरह के इनके चुटकुले और जो राजनीतिक जो फिनेस होती है वो राहुल गांधी में नहीं है। कहाँ पे क्या बोलना है और इनका जो स्लिप ऑफ टंग हो जाता है और बहुत बार हो जाता है। अगर वो कंपेयर करे कि जो बीजेपी के लीडर्स बोल रहे हैं या इवन प्रधानमंत्री जो बोल रहे हैं, तो मैं कहूँगी प्रधानमंत्री बेशक हाँ बहुत अच्छे स्पोक्स पर्सन है, बहुत अच्छे ओरेटर है और मूर्खों के सरदार का शब्द शायद उतना अच्छा नहीं है, लेकिन जब जनता के सामने आप जाते हैं, जनता बहुत सरल भाषा समझती है और जनता को मालूम है कि ये किसके बारे में इशारा है। तो अगर आप बहुत ही सोफिस्टिकेशन में बोलते हैं तो वो थोड़ा सा लोग डिस्कनेक्ट फील करते हैं। हालांकि अब उन्होंने क्योंकि बयान कोट किया कि ये कहा था किसी ने, तो उन्होंने हालांकि नाम नहीं लिया, लेकिन इशारा बिल्कुल क्लियर था। बिल्कुल। तो मूर्खों का लीडर ही कहा है और कोई मुझे नहीं लगता है कि जिस तरह से राहुल गांधी लगातार उन पे अटैक करके ये बोल रहे हैं कि नफरत फैलाने वाले लोग हैं, ये दहशत फैलाने वाले लोग हैं, ये जहर फैलाने वाले लोग हैं, तो जिस तरह की भाषा और जिस तरह का जो अटैक है बहुत ही विट्रियोलिक, बहुत ही नफरत भरा जो स्पीच राहुल गांधी से निकलता है, हर बार निकलता है, उसके कंपैरिजन में कहूँगी कि प्रधानमंत्री का बहुत लाइटर वेन में, बहुत ही कॉमिक स्टाइल में उन्होंने कहा कि ये मूर्खों के लीडर है। तो लोगों को बिल्कुल समझ आएगा कि क्या मतलब है और क्या उसके कंटेंट क्या है और कॉन्टेक्स्ट क्या है। राहुल गांधी की लगातार ये कहना मतलब कभी उन्होंने, आप साइंस पे उनके लीजिए, कोई भी कमेंट लीजिए या कोई जिस तरह से वो अपने ही कल्चर को कभी नीचा दिखाते हैं, अपने ही देश को नीचा दिखाते हैं। वो डिप्लोमेसी जैसे इन्होंने कहा, डिप्लोमेसी हो, फॉरेन अफेयर्स के इशू हो, इंटरनल सिक्योरिटी हो, जहाँ पे स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है इंडिया का, वहाँ पे भी जब राहुल गांधी बार बार बीजेपी को पे हमला करते हैं या प्रधानमंत्री पे हमला करते हैं तो वो अपनी मूर्खता का सबूत देते हैं।
सौरभ, इसमें अगर देखें तो प्राइम मिनिस्टर के सामने चॉइस क्या था? प्राइम मिनिस्टर के सामने उस इनफैक्चुअल बात को करेक्ट करने का दो ही चॉइस था, या तो झूठों का सरदार बोलते या मूर्खों का सरदार बोलते। तो मूर्खों का सरदार झूठों के सरदार से मुझे लगता है कि ज़्यादा बेहतर इस लिहाज से है कि कम से कम उसमें आपका इंटेंशन गलत नहीं दिख रहा है, और झूठों का सरदार बोलते हैं तो उसमें ये दिखता है कि आप सत्य जानते हैं फिर भी झूठ बोल रहे हैं। तो उस लिहाज से पॉलिटिकल रैलीज में ऐसी बातें होती हैं, लेकिन जैसे कि पहले मैंने कहा कि ज़्यादा गंभीर बात यह है कि कौन से नैरेटिव को लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं। अगर ये डाटा में है कि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरर है, जो कि डाटा में है, 3.5 लाख मोबाइल बनाता है, भारत में बन रहा है हर साल, तो उस बात को आप कैसे खारिज कर सकते हैं और उसमें जनता के बीच कैसे आप अपील कर सकते हैं? वो बड़ी समस्या कांग्रेस पार्टी के रणनीति के लिहाज से समझी जा सकती है। अब देखिए, वैसे तो ये सारे हथियार हैं आपको चुनाव जीतने के लिए इस्तेमाल करने हैं। अब राहुल गांधी ने जैसे आज कहा कि हमने कर्नाटक में और हिमाचल प्रदेश में इनको मार करके भगाया, अब वो भी यही कहना चाह रहे हैं कि हमने इनको हराया। प्रधानमंत्री लगातार ये कह रहे हैं, आज भी उन्होंने कहा, पहले भी कल भी उन्होंने कहा था कि 3 दिसंबर को मैं आपको न्योता देता हूं कि आप शपथ ग्रहण में आइए। आप कहेंगे कि प्रधानमंत्री इतनी बड़ी बात कैसे कह रहा है, लेकिन मैं कह रहा हूं और मैं हवा का रुख भांप लेता हूं। तो अब जनता के लिए बड़ा मुश्किल है कि भाई किसकी बात पर हम लोग यकीन करें। वोट तो जो बंद होना है वो होना है, अलग बात है। प्रधानमंत्री इस तरीके से एम्फैटिकली कहें कि मैं कह रहा हूं आपसे 3 तारीख को आप आइए शपथ ग्रहण में, राहुल गांधी कह रहे हैं 50 लिख के रख लीजिए, दोनों उतने ही कॉन्फिडेंस। लेकिन मुझे लगता है कि आप देखिए, स्टेट असेंबली इलेक्शंस में नेशनल लेवल की जो एक कंटेस्ट चल रही है वो सबसे बड़ी बात है। उसका मतलब ही है कि मोदी फैक्टर अभी भी स्टेट असेंबली इलेक्शंस में बहुत कंट्रीब्यूट करता है। बीजेपी के बिल्कुल जैसे इन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टेरियल फेसेस नहीं होते हैं, या अगर जहां पर है भी वहां पे भी प्राइम मिनिस्टर मोदी एक फैक्टर बन के जाते हो, और जिस तरह से वो रैलीज मोबिलाइज करते हैं, लोगों को मोबिलाइज करते हैं, अपनी कॉन्फिडेंस से जिस तरह से उन्होंने एंथुसियाज्म लाया है स्टेट असेंबली इलेक्शंस में, ये पहले नहीं होता था, पहले नहीं दिखता था। और राहुल गांधी इसीलिए उस पिच पे खेल रहे हैं। राहुल गांधी बहुत मतलब रीजनल लेवल पे पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं, और राहुल गांधी मोदी की लेवल पे कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है इससे 2 पार्टी का कॉन्टेस्ट कई स्टेट्स में, जबकि बाकी प्लेयर्स भी है, आम आदमी पार्टी भी खेल रही है, या लोकल रीजनल प्लेयर्स भी है, लेकिन ज़्यादातर यही लग रहा है कि ये कांग्रेस और बीजेपी का कॉन्टेस्ट है, जबकि ये स्टेट असेंबली इलेक्शंस। अच्छा, जो दूसरा एक और मुद्दा, राहुल गांधी जब बात कहते हैं तो ओबीसी की बात वो अक्सर कहते हैं अपनी भाषणों में। आजकल उनके पास एक दूसरा हथियार और लगा है, और उसमें भारतीय जनता पार्टी की कमी दिखाई देती है। उसमें तो उनके एक नेता की कमी दिखाई देती है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय कृषि मंत्री, चुनाव भी लड़ रहे हैं मध्य प्रदेश से। उनके बेटे का एक पहले भी एक वीडियो ऑडियो क्लिप जो है वो वायरल हुआ था, जिसमें वो 100 करोड़ रुपए की बातचीत, लेन देन की बातचीत करते हुए दिखाई दिए थे। कांग्रेस पार्टी ने उसको मुद्दा बनाया कि अब कहां गई ईडी, आईटी, सीबीआई, आपके सारे एजेंसियां कहां चली गई, इनकी जांच क्यों नहीं कराते। अब उनका एक और ऐसा ही वीडियो वायरल हो गया, इसमें जिस राशि की वो बात कर रहे हैं वो और बढ़ गई। अब वो 500 करोड़ की बात कर रहे हैं। ये वीडियो कब के हैं, ये किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, बहुत स्पष्ट नहीं होता है। लेकिन ये बात तो होगी ना कि एक मंत्री का बेटा वो किसी भी आदमी से क्यों बात कर रहा है कि आप करोड़ों रुपया अकाउंट में डलवा दीजिए, फिर हमें उसको वापस करना होगा, इतने महीनों में वापस करना होगा। वो क्यों करेगा किसी से भी करोड़ों रुपए के लेन देन की बात। तो मैं आपको दिखाता हूं ये जो दूसरा वीडियो है, इसमें क्या चर्चा चल रही है। देवेंद्र सिंह तोमर, नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे। जगह से हमें दे देंगे अपना ट्रांसफर्स, ठीक है, और चंडीगढ़ से भी, ठीक है। तो इनको क्या है भैया, उनके पास एवरी मंथ उनका सीए हमें बताएगा कि 50 CR है, 100 है, 500 है, कितना है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो एवरी मंथ लेना है, नो प्रॉब्लम। अभी पहले मंथ में कितना देंगे? पहले में मैंने उनको 250 बोला है, ठीक है, 250 बोला है। तो उसका सीए आज ना मेरे बैंक मैनेजर को मिलेगा, ठीक है, क्योंकि वो वहाँ से कन्वर्ट करके आपके पास आ गया, और आपके पास से वो मुनेडो में आप उसको जैसे भी भेजना है आप उनको भेजिए। आप तो अपने अकाउंट में मंगा लो, उसके बाद भेज दो। हाँ, तो मुनेडो में ना कम से कम 50% रखिए अपना इक्विटी स्टेक। रखेंगे, नो प्रॉब्लम।
प्रॉब्लम। ठीक है ना। मनी का एक बार प्रॉपर हो जाए उसके बाद तो अपन कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। हाँ जी, मनी का मैंने आज उनको बोल देता हूँ कि जी आप चैनल कीजिए, हम रेडी हैं। राइट। ठीक है जी, तो मैं आज शाम तक आपको करके सारा तो बताता हूँ। ठीक है जी, करो। ठीक है, ओके भैया। अब इसमें सबसे बड़ी बात तो यह कि देवेंद्र सिंह तोमर का वीडियो क्लिप है, इसमें वो वीडियो कॉल पर है, जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं इसी व्यक्ति के साथ बात करते हुए उनका पुराना क्लिप भी वायरल हुआ था। राहुल गांधी ने इस मुद्दे को उठाया, कांग्रेस पार्टी ने उठाया। राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं कि अब क्या केंद्रीय मंत्री के बेटे के ठिकानों पर जाकर रेड करेगी या केंद्रीय मंत्री से पूछताछ करेगी, और क्या भारतीय जनता पार्टी अपने मंत्री को हटाएगी? मध्य प्रदेश जो है भ्रष्टाचार का कैपिटल है, भ्रष्टाचार की राजधानी है ये हिंदुस्तान में। आपने ये तोमर जी के बेटे का वीडियो देखा? वीडियो फोन पर बैठे हैं, आपका जो पैसा है दबाकर चोरी कर रहे हैं। अच्छा, यहां के जो आपके बीजेपी के एमएलए हैं, मंत्री हैं, वो कोई कम नहीं है। तोमर जी की और उनकी रेस चल रही है, कौन मध्य प्रदेश से के जनता से, किसानों से, मजदूरों से ज्यादा पैसा चोरी करेगा। मगर नुकसान आपका हो रहा है। समीर जी, एक के बाद एक दूसरा वीडियो आया, मंत्री जी के बेटे लगातार सुर्खियों में है। हाँ बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। और मेरे तो नरेंद्र सिंह से मेरे 30 साल के पुराने व्यक्तिगत और पारिवारिक संबंध रहे हैं, तो मुझे तो बड़ा एक आश्चर्य लगा। और मैं रामू को तो बचपन से जानता हूँ, वो इस तरह का व्यक्ति है नहीं रामू। और नरेंद्र सिंह की राजनीति को भी आप 40 साल से देखोगे तो नरेंद्र सिंह ने अपने पूरे जीवन में, नरेंद्र सिंह के ऊपर किसी तरह का दाग नहीं है, कभी उनका कोई बयान कंट्रोवर्शियल नहीं आया, कभी वो किसी लेन देन में नहीं पड़े। उनका राजनीतिक जीवन बहुत स्वच्छ रहा है। जब 2003 में शिवराज सिंह चौहान की सरकार बनी, नरेंद्र सिंह तोमर मंत्री बने, शिवराज सिंह चौहान ने उन्हें बुलाकर कहा कि आपको अध्यक्ष बनना है, आपको मंत्री पद छोड़ना है। उन्होंने उसी दिन मंत्री पद छोड़ा और अध्यक्ष, प्रदेश के अध्यक्ष बने। मतलब वो हमें केंद्र में बुलाया, उन्होंने महासचिव बनाकर उन्हें वहाँ दिया, उत्तर प्रदेश के संगठन प्रभारी रहे, 9 साल से केंद्र के अंदर मंत्री है प्रधानमंत्री मोदी के इसमें, और बड़े पोर्टफोलियो उन्होंने संभाले और किसी तरह का आरोप नहीं लगा। जब किसान आंदोलन इतना बड़ा चल रहा था, तब कृषि मंत्री के रूप में उनका काम आप देखेंगे, कभी किसी कंट्रोवर्सी में नहीं रहे और बहुत कूलली उन्होंने अंदाज दिया। मुझे लग रहा है कि नरेंद्र सिंह जी के बेटे का जो आया, ये जांच तो निश्चित रूप से पार्टी करवाएगी, जांच का विषय है। लेकिन मुझे लगता है कि इसके अंदर कोई एक साजिश हो सकती है, जो किसी विपक्ष के नेता ने साजिश की हो। लेकिन फिलहाल नरेंद्र सिंह के लिए एक समस्या जरूर है। मंत्री जी के बेटे बात तो खुद ही करते दिखाई दे रहे हैं ना, कोई ऑडियो भी नहीं है कि हम इसकी जांच कराएं कि भाई वो व्यक्ति है या नहीं है, वो तो वीडियो पर दिखाई दे रहा है। क्यों वो किसी से बात कर रहे हैं 500 करोड़ रुपया, 100 करोड़ रुपया बैंक में डलवा लो, यहां डलवा लो, वहां डलवा लो, फिर हम वापस करेंगे, 90% वापस करेंगे। सीधा सीधा जो कांग्रेस ने आरोप लगाया और बातचीत में दिखता भी है, कहीं काला सफेद करने की बात तो हो रही है। देवेंद्र? बिल्कुल सौरभ, और जो मेरी जानकारी है उसके हिसाब से अभी 1-2 और ऐसे वीडियो हैं जो कि आगे आने वाले दिनों में सामने आने वाले हैं। जैसे टाइमिंग को लेके, महादेव ऐप को लेके जो सवाल कांग्रेस पार्टी की तरफ से खड़ा किया जाता है कि चुनाव के समय क्यों, इसके टाइमिंग को लेके भी आप सवाल खड़े कर सकते हैं। लेकिन जो बातचीत हो रही है वो निहायत ही गंभीर मसला है, क्योंकि नरेंद्र सिंह तोमर अभी भारत सरकार में केंद्रीय कृषि मंत्री हैं। और जो बातचीत है सौरभ, अगर पिछले वीडियो को देखें, इस बार के वीडियो को देखें, तो जब वो माइनिंग मिनिस्ट्री उनके पास हुआ करती थी कृषि के साथ साथ, तो ये उस दरमियान की बातचीत है, मतलब कोविड के दरमियान के समय की बातचीत है। और उसमें भारत सरकार का एक मंत्री का बेटा इस प्रकार से वीडियो पे बातचीत कर रहा हो, तो ये समझा जा सकता है कि अपने आप में कितना गंभीर मसला है। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि बार बार मैसेज ये देते हैं कि करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस, पार्टी में के लोगों को भी निर्देश देते रहते हैं, वहाँ पर इसका किस प्रकार से ज़बरदस्त उल्लंघन किया गया। और पार्टी की बहुत बड़ी किरकिरी है कि चुनाव के समय में अगर ऐसा वीडियो सामने आता है, आप समझ सकते हैं कि पार्टी के लिए कितनी मुसीबत है जब पार्टी के बड़े नेता करप्शन के खिलाफ अभियान चला रहे हो और वहाँ पर ऐसा वीडियो आपके अपने केंद्रीय मंत्री का, जो कि मध्य प्रदेश में भी चुनाव भी लड़ रहे हैं, उनके बेटे का इस तरह से वीडियो सामने आ जाए। ये सही बात है कि नरेंद्र सिंह तोमर के ऊपर इसके पहले कोई भी आरोप नहीं लगा था, लेकिन अगर उनके अपने बेटे का इस तरह से बातचीत का सामने आना, अलग अलग वीडियो का सामने आना, जैसा कि पहले मैंने बताया कि सोर्सेज ने मुझे बताया था कि 2 और वीडियो ऐसे हैं, तो जो महामूर्खों का सरदार राहुल गांधी के लिए कहा गया था,
ये बातचीत करते हुए ये वैसे ही नजर आ रहा है कि ऐसी बातचीत तुम वीडियो कॉल पे कर रहे हो और सीधे सीधे, मतलब ये तो ओपन एंड शट केस जैसा हो जाएगा। जांच एजेंसियों के लिए अगर जाएं और पूछताछ करें तो उसमें पूरी सारी चीजें सामने आ सकती हैं। आमतौर पर पॉलिटिकल पार्टियों के पास कभी कोई आरोप लगता है, डिफ्लेक्ट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन आप इसको कैसे डिफ्लेक्ट कीजिएगा? वीडियो कॉल पर है, मंत्री का बेटा है, करोड़ों रुपए की बातचीत हो रही है, और आपकी अपनी पार्टी का सबसे बड़ा मुद्दा अपने विरोधियों के ऊपर वो भ्रष्टाचार का आरोप है। बिल्कुल, देखिए ये जो विधानसभा के चुनाव है, बिल्कुल साफ है कि कांग्रेस और बीजेपी एक ही मुद्दे को लेकर एक दूसरे के खिलाफ आरोप लगा रही है, एक दूसरे के खिलाफ सबूत इकट्ठे कर रही है। छत्तीसगढ़ में बघेल जी के खिलाफ जो इल्ज़ाम लगे हैं इस महादेव ऐप पे, अब मध्य प्रदेश में तोमर जी के बेटे पे जो इल्ज़ाम लगा है, वैसे ही राजस्थान में और वैसे ही तेलंगाना में भी ये सब बातें हो रही है। तो करप्शन जो है लोग ज़्यादातर आसानी से करप्शन को समझते हैं। मध्य प्रदेश में एंटी इनकम्पेंसी फैक्टर है शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ, और छत्तीसगढ़ में जैसा कि हमने देखा है कि वहाँ पे भी एंटी इनकम्बेंसी एक लेवल का है बघेल जी के खिलाफ। तो यहाँ पे करप्शन जो है, मुझे लगता है कि देखिए करप्शन पूरे देश में है, इससे हम बिल्कुल डिनाई नहीं कर सकते हैं, और करप्शन हर पॉलिटिकल पार्टी में है। आप अगर ये कहें कि बीजेपी में नहीं है और कांग्रेस में है, या कांग्रेस में है और वहाँ नहीं है, तो ये गलत होगा। लोग ये मानने को तैयार नहीं है, लोग बेवकूफ़ नहीं है। वोटर आज का जो है बहुत समझदार है, उसे मालूम है कि करप्शन एक परमानेंट फीचर है। वो करप्शन से उठ के जो इश्यूज है उन पे वो ज़रूर सोचेगा, और वो मध्य प्रदेश हो, वो छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान, तेलंगाना, मुझे लगता है यहाँ पे करप्शन जैसी जो इशू है, और बहुत सारे वीडियोस आएंगे जी, ये इतना मैटर नहीं करेगा जब जितना कि वेलफेयर स्कीम्स का जो इम्पैक्ट बाकी इश्यूज जो आपको लगता है इसके ऊपर हावी होंगे।